कैसे हो आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत है। तो हमारा जो यूट्यूब जो वीडियो चल रही थी या पार्ट चल रहे थे वो मेवाड़ के इतिहास के बारे में चल रहा था, जिसमें से 4 पार्ट हो चुके हैं। जिसने भाई ने मेवाड़ का इतिहास पढ़ना हो तो वो मेरे पिछली वीडियो जो पार्ट फर्स्ट सेकंड और थर्ड में आपको मैंने बताया है, इसमें क्रम वाइज मैंने सबका इतिहास के बारे में आपको बताया हुआ है। वो बहुत ही विस्तार से बताया हुआ है, जो कि टॉपिक वाइज सीधे ही जो क्वेश्चन पेपरों में से जहाँ से दिए जाते हैं और उसमें उसके बाद आपको वहाँ से जानकारी मिलेगी। आप तो मेरी वीडियो वो पिछली वाली वीडियो जरूर देखें। इसके बाद ये आज का हमारा टॉपिक है, उसके आगे का रहेगा मेवाड़ का इतिहास पार्ट 5। तो आयो चलो शुरू करते हैं मेवाड़ का इतिहास पार्ट 5। ठीक है, तो हमने कल पढ़ लिया था समर सिंह तक पढ़ लिया था, उसके उत्तर आगे रतन सिंह के बारे में पढ़ेंगे अपनी। ठीक है, तो आज का हमारा राजा है राव रतन सिंह। राव रतन सिंह मेवाड़ के शासक थे। इनका कार्यकाल था 1301 से लेकर 1303 तक इनका कार्यकाल था और इनका विवाह हुआ था सिंहदीप की राजकुमारी थी पद्मावती। ये पद्मावती बहुत ही सिंहदीप की राजकुमारी थी। ठीक है, तो इनके बारे में आपको मैं कहानी बताता हूँ कि इनके पास था एक तोता था। पद्मावती के पास हीरामल नामक एक तोता था जो इनके पिंजरे से छूट के या आज़ाद हो गया था। ठीक, वो उड़ गया था वहाँ से, इनके हाथ से महल से निकल गया था। जिसके बाद वो उनको एक शिकारी का हाथ लग गया था। तो जो शिकारी था उन्होंने वो तोता किसी ब्राह्मण को बेच दिया था। मैं तोता बहुत ही चालाक और चतुर था, बोलता भी था। तो उसने ब्राह्मण ने वो खरीद लिया। उसके बाद वो ब्राह्मण ने वो तोता बेच दिया था, राव रतन सिंह को बेच दिया था वो तोता। ठीक है, उसका तोते का नाम हीरामल नामक तोता था। हीरामल था उसके तोते का नाम। ठीक है, उसने फिर रानी पद्मिनी थी जो बहुत ही सुंदर राजकुमारी थी। उनका सौंदर्य इतना सुंदर थी वो कि कोई उनको देख ले तो वो बेहोश हो जाता था, मतलब कि इतनी सुंदर थी कहने का मतलब। तो उस तोते ने जो रानी पद्मावती थी उनके जो सौंदर्य का वर्णन राव रतन सिंह को इतनी मधुरता से किया था कि इतनी विख्यात से किया था कि राव रतन सिंह उनके सौंदर्य को देखने के लिए कि कोई इतना भी सुंदर हो सकता है क्या। तो रानी पद्मावती को देखने के लिए, उनको यह पाने की लालसा में वो वहाँ से मेवाड़ से एक साधु की भेंट से गाँव से निकल गए। वो उनको ढूंढते हुए सिंहदीप पहुँच के वहाँ पर उन्होंने गर्दव नामक जो राजकुमारी पद्मावती के पिता थे गर्दव लाल सिंह थे, तो वहाँ के महाराज थे। ठीक है, सिंहदीप के जो सिंहदीप कौन सा है जो वर्तमान में श्रीलंका है। वहाँ पर पहुँचते हैं। वहाँ पर पहुँच के उनको उनकी भेंट होती है उनके महाराज गर्दव नामक महाराज से, पद्मावती के पिता से होती है। फिर वो वहाँ पर वो साधु के वेश में हुए थे। वहाँ पर पद्मावती को देखा था। पद्मावती को देख कर उनके सौंदर्य को देखकर फिर उन्होंने उनसे शादी का प्रस्ताव उनके पिता गर्दव नाम शासक से रखा, जिसने बाद में जो श्रीलंका उनके सिंहदीप के महाराज थे, उन्होंने जब राव रतन सिंह के बारे में बता कि असल ये साधु नहीं है, ये मेवाड़ के शासक है, तो उन्होंने उनके विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। जिसके बाद उनका विवाह हो गया था। ठीक है, पद्मावती से विवाह हो गया। पद्मावती के साथ ही सिंहदीप से गोरा और बादल उनके साथ ही उनके सेनापति थे। के शासक क्या थे, सेनापति थे जो पद्मावती के सिंहदीप से उनके साथ आए थे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। उनके पिता का नाम था समर सिंह, इनके रतन सिंह के पिता। इनके भाई का नाम था कुंभकर्ण इनके भाई का नाम था। ये कहाँ के शासक थे, ये अपने पिता की आज्ञा पर मेवाड़ को छोड़कर नेपाल में जाकर रहने लगे और नेपाल में जाकर गुरी वंश की शाखा की स्थापना की थी। और ये नेपाल के शासक थे। ठीक है, हो गया था। फिर राव रतन सिंह के साथ सेनापति किनको बना दिया था, इनके सेनापति बना दिया था गोरा और बादल को बना दिया था। गोरा और बादल के बारे में कहानी बताऊंगा, वो आगे बताऊंगा। बहुत ही महान कहानी बताऊंगा जो इनके शाखा से जुड़ी हुई है, जो राव रतन सिंह की पद्मावती की जो उन्होंने शाखा किया था वो आपको धीरे धीरे आगे बताऊंगा, तो जुड़िए रहिए। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे युद्ध अभियान, मतलब कि महाराणा रतन सिंह के युद्ध अभियान। तो उनके टाइम पर जो दिल्ली सल्तनत के महाराज थे, वो दिल्ली सल्तनत के महाराज कौन थे, अलाउद्दीन खिलजी थे। तो उन्होंने पहला युद्ध हुआ रतन सिंह का अलाउद्दीन खिलजी से। उनका आक्रमण किया था 28 जनवरी 2003 1303 में किया था। ठीक है, उन्होंने आक्रमण किया था। क्यों, वो अलाउद्दीन खिलजी ने उन पर आक्रमण किया था, उनसे युद्ध किया था। तो युद्ध आक्रमण करके अलाउद्दीन खिलजी के मेवाड़ पर आक्रमण करके प्रमुख कारण क्या थे जिसके कारण उन्होंने मेवाड़ पर आक्रमण किया। उनका विश्व विजेता बनने का कारण एक ये कारण था।
इन्होंने चित्तौड़ पर अधिकार करने के लिए, चित्तौड़ पर अधिकार करने के लिए क्यों? क्योंकि चित्तौड़गढ़ था वो गुजरात, मध्य प्रदेश और जो पश्चिमी राजस्थान के मध्य में था। तो जो जो उनके रास्ते में से पड़ता था वो चित्तौड़गढ़ पड़ता था, जो कि बहुत ही विकसित गढ़ था, जिसके कारण उन्होंने गुजरात और मध्य प्रदेश को जीतने के लिए उन्होंने पहले चित्तौड़गढ़ जीतना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने चित्तौड़गढ़ को जीतने का उनका प्रमुख कारण था। और रानी पद्मावती के सौंदर्य से ये मुग्ध थे, मतलब कि रानी पद्मावती को पाने के लिए या उनसे विवाह करने के लिए उन्होंने यह मेवाड़ आक्रमण किया था। क्यों किया था? क्योंकि जो अलाउद्दीन खिलजी को थे रतन सिंह में एक साधु था, राव रतन सिंह था, ठीक, वो जादू टोने वगैरह करते थे, जो राव रतन सिंह के शासन भी करते थे। तो राव रतन सिंह को ठीक नहीं लगा, जिसके उन्होंने राज्य से उनको राज्य महल में बुलाकर उनको समझाया और उनको वो राज्य छोड़ के जाने के लिए कह दिया। तभी उनको भूलवश उन्होंने राव रतन सिंह पद्मावती को देख लिया था, जिसके कारण वो उनको देखकर उनके सौंदर्य को देखकर वो मोहित हो गए और वो बेहोश भी हो गए थे। इतने सुंदर थी पद्मावती, महारानी पद्मावती इतनी सुंदर थी। तो फिर उन्होंने जो उनका निकाल कर बेइज्जती वगैरह कर दी, उनको जलील किया गया, जिसके कारण उनको वहाँ से निकाल दिया गया। फिर वो राघव प्रकाश वो पाखंडी था, उन्होंने राव रतन सिंह के राज्य के विनाश की इच्छा लेके वहाँ से अपने राज्य से वो चला गया। और वो वहाँ दिल्ली पहुँचा, दिल्ली सल्तनत में पहुँचा। वहाँ पर उनकी भेंट हुई अलाउद्दीन खिलजी से भेंट हुई। उन्होंने वहाँ पर उन्होंने बताया कि मेवाड़ में एक राव रतन सिंह की पत्नी है, वो इतनी सुंदर है वगैरह है, उनका सौंदर्य बहुत ही ज़्यादा अच्छी है वो आपको। तो उनका अलाउद्दीन खिलजी को उन्होंने पद्मावती के बारे में सब कुछ बता दिया, जिसके कारण अलाउद्दीन खिलजी के मन में पद्मावती के सौंदर्य को लेकर उनको पाने के लिए इच्छा जागी, जिसके कारण उन्होंने मेवाड़ पर आक्रमण किया। ठीक है, इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया था। 28 अगस्त 1303 में आक्रमण कर दिया था। उसके बाद चित्तौड़ पर आक्रमण तो उसका देखो 26 अगस्त 1303 में चित्तौड़ अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया था। तो कहीं पर 26 मिलता है, कहीं पर 28 मिलता है, ये कई किताबों अलग अलग मिलता है। तो इसमें से सही तारीख ये है कि अलाउद्दीन खिलजी में चित्तौड़ पर अधिकार कब किया था? 26 अगस्त मिलता है इसका, 26 अगस्त 1303 में दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, जिसके बाद अधिकार कर लिया था, उससे रतन सिंह को पता चल गया था कि अब हम युद्ध में जीत नहीं सकते थे। उन्होंने केसरिया किया था, केसरिया और जोहर के बारे में आपको पहले इनके आगे बढ़ने के बारे में, इनके बारे में केसरिया होता क्या है, जोहर क्या होता है, शंका क्या होता है, तो उसके बारे में केसरिया में बता देता हूँ। केसरिया होता है जब युद्ध में जो महाराज मैं आपको बताता हूँ केसरिया किसे कहते हैं। तो केसरिया होता है जब मेवाड़ के शासक थे, जो मेवाड़ के राजा होते थे, महाराजा होते थे, वो युद्ध में जाते थे। युद्ध में उनको पता चल गया था कि हम युद्ध में नहीं जीत सकते हैं, कि आगे जो राजा है वो शक्तिशाली है या हमसे हमारी सेना शक्ति कम होगी है। तो वे कैसे करते थे, वो अपने युद्ध में अपनी पूरी जान लगा देते थे और युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते थे। तो ये उसे केसरिया कहा जाता था। ठीक है, केसरिया के बारे में पता लग गया। अब जोहर में ये सब होता था कि जो महाराजाओं की जो रानियाँ थी, जो महलों में रहती थी, उनको कोई गुप्तचर उनको संदेश दे देता है कि अब युद्ध में विजय होने की कोई आशा नहीं है, मतलब कि कोई आशा नहीं रही है। तो जो रानियाँ थी, जिनमें जो एक मुख्य रानी होती थी, तो वो बाकी सभी रानी को इकट्ठा करके फिर वे एक बहुत बड़ा वो हवन होता था, जिसमें से आग जलती होती थी उसमें। ठीक है, बहुत बड़ा हवन होता था, इसमें आग जलती होती थी। तो उसमें वे सभी इकट्ठी होकर जोहर करते थे, इसमें से अपने आप को कूद जाती थी उसमें, जिससे वह वीर गति को प्राप्त होती थी। वो ऐसे क्यों करते थे? जो युद्ध में जो दूसरे महाराज होंगे, जिसने युद्ध जीता होगा, तो उनके सम्मान के लिए, वो अपने सम्मान के बचाने के लिए, तो वो अपने प्राण त्याग देती थी। ठीक, उसे कहते थे जोहर कहते थे। जोहर का पता लग गया। जोहर किसे ये रानियाँ करती थी, तो ये राजा करते युद्ध में वीर गति को प्राप्त होना। ठीक है, भैया ने कहते। और शाखा किसे कहते थे? जब युद्ध में महाराजा होते थे वो केसरिया करते थे, और रानियां होते थे वो जोहर करते थे, तो उसे कहा जाता था शंका कहा जाता था उसे। जब दोनों केसरिया और जोहर एक साथ होते थे तो उसे शंका कहा जाता था। और यदि इन दोनों में से यदि कोई एक हो, जैसे कि केसरिया हो गया, जो महाराजा ने केसरिया कर लिया और रानियों ने जोहर नहीं किया, तो वो अर्धशाखा कहा जाता था उसे क्या कहते थे? अर्धशाखा। ठीक, अर्धशाखा कहता था।
यदि दोनों में से कोई एक होता था, या रानी जोर कर ली या फिर महाराजा केसरी कर ले, तो इसमें से राव रतन सिंह ने केसरी किया था, जिसमें से रतन सिंह गोरा बादल हो गए, ये केसरी करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। उसके बाद रानी पद्मिनी ने जोर किया था, और ये मेवाड़ की एक महत्वपूर्ण घटना थी जो इतिहास में लिखी गई थी, जो मेवाड़ का पहला शाखा कहलाया था। 1303 में ये मेवाड़ का पहला शाखा था, ठीक। और ये राजस्थान का दूसरा शाखा था। ये राजस्थान का दूसरा शाखा था, और जो राजस्थान का पहला शाखा था, ये मैं आपको बताता हूँ। और राजस्थान का दूसरा तो आपको मैंने बता दिया, दूसरा ये था। और राजस्थान का तीसरा बताऊंगा, राजस्थान अर्ध शाखा। थोड़ी सी राइटिंग ना साफ नहीं है। राजस्थान अर्ध शाखा, ये कब हुआ था, और ये कब हुआ था, ये हमको जल जोड़ पहला, राजस्थान का पहला जल जोड़, जल शाखा या जल जोड़ कहते हैं इसे, जल जोड़ होता है। तो ये राजस्थान का, ये बताता हूँ आपको पहले कि राजस्थान का पहला शाखा हुआ था 1301 में। कहाँ पर हुआ था? 1301 में हुआ था रणथंभौर में। रणथंभौर में किसने किया था? हमीर देव चौहान के राजा थे, और उनकी रानियों ने ये पहला शाखा 1301 में किया था, ठीक है, हो गया। राजस्थान का पहला शाखा हुआ था 1550 में हुआ था। ये कहाँ पे हुआ था? ये जैसलमेर में हुआ था, जैसलमेर में हुआ था, जैसलमेर में हुआ था। और राजस्थान का पहला जल जोहर ये हुआ था 1301 में, ये भी रणथंभौर में हुआ था, रणथंभौर में हुआ था, ठीक है। ये आपको पता लग गया। पहला राजस्थान का पहला शाखा 1301 में रणथंभौर में हमीर देव चौहान के वंशज में हुआ था। राजस्थान का अर्ध शाखा कहाँ पर हुआ था? 1550 में जैसलमेर में हुआ था। राजस्थान का पहला जल जोहर, ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन, परीक्षाओं में रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लगा के आप ये लिख सकते हैं कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे इंपॉर्टेंट लाइन आप क्लियर लगा के लिख सकते हैं, ठीक है। ये राजस्थान का जल जोहर है, आपके बारे में तीनों पता लग गया राजस्थान का। फिर उसके बाद हुआ था, जो थे अलाउद्दीन खिलजी थे, उन्होंने फिर अधिकार कर लिया था चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर। इसके बारे में आपको आगे बताता हूँ मैं। और जोहर पढ़ लिया, ये क्या होता है उनके बारे में पढ़ते हैं, हो गया था। जिसके बाद अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़गढ़ पर अधिकार हो गया था। जिसके बाद वहाँ के शासक बन गए थे। जिसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम बदल के खिरजाबाद किया था, खिरजाबाद कर दिया था। खिरजाबाद क्यों किया था? क्योंकि जो अलाउद्दीन खिलजी के बेटे का नाम था खिरज खां। क्या नाम था? खिरज खां था, खिरज खां, खिरज खां था। तो उन्हीं उसी के नाम पर उनका इसी के नाम पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम खिरजाबाद कर दिया था, ठीक है, खिरजाबाद कर दिया था। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने वहाँ का किलेदार अपने बेटे खिरज खां को बना दिया था। जिसके बाद वहाँ पे एक किलेदार है 1-2 साल तक। फिर एक ये मालदेव नारगा को वहाँ का किलेदार बनाया ना। मालदेव नारगा कहाँ के? ये जालोर के शासक थे। ये जालोर के क्या थे? शासक थे, जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली थी। जिसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने ये अधीनता स्वीकार करने के बाद उन्होंने इनको चित्तौड़गढ़ दुर्ग का किलेदार बना दिया था। और उनके बेटे हुए थे बनवी सोनगढ़, सोनगढ़। तो इनके आजीवन चित्तौड़गढ़ के किलेदार है। उसके बाद उनके बेटे हुए थे बनवी सोनगढ़। ये उनके बाद इनके वहाँ का किलेदार बने, वहाँ के क्या बने? किलेदार बने। जिसके बाद बनवी सोनगढ़ के बाद यहाँ के किलेदार बन गए। उसके बाद सिसोदिया, यहाँ पर होता सिसोदिया, हमीर सिसोदिया, ये सिसोदिया गाँव, ये सिसोदा गाँव में रहते थे, ठीक। ये गोइल 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 वंश के शाखा के महाराजा थे, ठीक है। ये गोइल वंश की शाखा के थे।
राजा थे। तो उन्होंने बाद में हमीर सिसोदिया ने बनगरी सोनारगढ़ पर आक्रमण करके दोबारा से चित्तौड़गढ़ को जीतकर वहाँ पर सिसोदिया मेवाड़ पर चित्तौड़गढ़ जीत गया। उसके बाद हमीर सिसोदिया ने वहाँ पर अपने सिसोदिया वंश की स्थापना की। सिसोदिया वंश की स्थापना की, सिसोदिया शाखा कह देते हैं, सिसोदिया शाखा कह देते हैं, शाखा की शुरुआत की। ठीक है, हमीर सिसोदिया ने, उनके बाद उन्होंने बनगरी सरोवर को मार दिया था, तो वह वहाँ के शासक बन गए। उसके बाद मेवाड़ के अगले शासक होंगे हमीर सिसोदिया। उसके बाद पहले हम पढ़ लेते हैं जो ये युद्ध हुआ था रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य जो युद्ध हुआ था, वो जानकारी कहाँ से मिलेगी अपने को, मतलब कि वो कहीं से तो मिली होगी, उसकी कोई गलत होगा वगैरह। तो चित्तौड़गढ़ आक्रमण की जानकारी हमें कहाँ से मिलेगी, ये गलत है। खिजाई उल कुतुब ग्रंथ, खिजाई उल कुतुब थे, ये थे हमीर खुसरो ने लिखा था। हमीर खुसरो कौन था, ये अलाउद्दीन खिलजी के अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। दरबारी कवि था ये हमीर खुसरो था, जिन्होंने जब ये युद्ध हुआ था, ये वहाँ पर युद्ध में उपस्थित भी थे, वहाँ पर उन्होंने अपनी आंखों से देखा हुआ था, जिसके बाद उन्होंने ये ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद दूसरा एक ग्रंथ और है जो पद्मावत ग्रंथ था, जो मोहम्मद मलिक जायनी ने लिखा था। यहाँ जो पद्मावती के जोहर पर लिखा था उन्होंने, उन पे जो कहीं से जानकारी लेके वहाँ पर उन्होंने स्टडी करके वगैरह करके अलाउद्दीन पद्मावती पर उन्होंने ग्रंथ लिखा। तो उन्होंने ये ग्रंथ लिखा था, ये कब लिखा था, जो परीक्षा में पूछा गया था कि पद्मावती ग्रंथ कब लिखा था, ये लिखा था 1540 में। किसने लिखा था, मोहम्मद मलिक जायनी ने लिखा था। ठीक है, ये हो गया। यहाँ से हम जो युद्ध की जानकारी मिलती है इसी ग्रंथ में, जो पद्मावती इसी ग्रंथ में 26 अगस्त 1303 में सांख्य के प्रमाण मिलते हैं। जो मैंने अपने पीछे बताया था, पद्मावती ने जोर किया था, किसके क्या तंसीन किसने किया था, वो यहीं से उनके प्रमाण मिलते हैं। तो ये भी पूछा जाता है कि 13 अगस्त 1303 में सांख्य के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं, तो ये प्रमाण मिलते पद्मावती ग्रंथ से अपने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ से इसी युद्ध की एक महत्वपूर्ण घटना भी बताता हूँ, जो मैं बताना भूल गया। जो चित्तौड़गढ़ के पहले जो था, ठीक है, तो मुख्य दरवाजा था वो अष्ट धातु का बना हुआ था। अष्ट धातु का बना हुआ था, जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने मुख्य दरवाजे को उखाड़ कर वो वहाँ से दिल्ली ले गए थे, दिल्ली ले गए थे, वहाँ से उखाड़ कर उन्होंने वहाँ पर रख दिया था। उसके बाद वहाँ के शासक हुए थे शाहजहाँ, उसने वहाँ वो अष्ट धातु का दरवाजा था वो लाल किले पे जाके वहाँ पर लगाया था। ठीक है, जो लगा, जो फिर बाद में वहाँ पर वो भरतपुर के शासक हुए थे जवाहर सिंह हुए थे। ठीक है, उन्होंने वहाँ पर आक्रमण करके लाल किले पर उखाड़ कर उसको वहाँ से उखाड़ कर वहाँ लालगढ़ किले पर लालगढ़ गढ़ है, वो दुर्ग है, उसके मुख्य दरवाजे पर वहाँ पर उन्होंने वहाँ को लगा दिया था वो अष्ट धातु का दरवाजा। वो वर्तमान में वो भरतपुर में है। तो ये एक लाइन आप अंडर लिख देते हैं, मैं लिख देता हूँ, ये आप यहाँ पर जगह नहीं है, तो आप यहाँ पर ये वीडियो ध्यान से सुन के एक साइड में इंपॉर्टेंट या नोट लगा के लिख देना कि अष्ट धातु का दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी उखाड़ कर दिल्ली ले गए थे। दिल्ली के बाद वहाँ शासक हुए थे शाहजहाँ, उसने उस अष्ट धातु का दरवाजा लाल किले पर लगाया था। लाल किले पर जवाहर सिंह ने वो उखाड़कर लालगढ़ दुर्ग के मुख्य दरवाजे पर लगा दिया, जो वर्तमान में भरतपुर में। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जब आपको समझता आ रहा है ना, तो आप मेरे कमेंट में नीचे बता दिए। यदि समझ नहीं आ रहा है कोई बात, तो मैं आपको रिपीट करके या अगली वीडियो में रिपीट करके आपको बता दूंगा। या मेरी कोई गलती हो, या मैं कोई पढ़ाने में कोई गलती करता हूँ, या मैं बोलने में विक्रिया में आपको कोई गलती होती है, तो प्लीज़ मेरे कमेंट में आप मेरे को बता दीजिए। मेरे साथ जुड़े रहिए, धन्यवाद। मेरे चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, आपका सपोर्ट ही मेरे को आगे जो वो कहते हैं मोटिवेशन देता है, तो आप ही के द्वारा मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।